हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। मैटर के बारे में आप सबने सुना होगा, आप सब अच्छी प्रकार से जानते होंगे कि मैटर किसे कहते हैं। वो कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हो और जिसके पास कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ मास हो, उसको हम मैटर कहेंगे। अब मैटर की बहुत सारे क्लासिफिकेशन थे वैसे तो, लेकिन मैटर के हमने 3 स्टेट के बारे में पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड को छोड़ के लिक्विड और गैस के बारे में जो सॉलिड स्टेट +1 के अंदर चैप्टर आता है वहाँ पे शायद आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ हम बात करेंगे सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली सॉलिड होता क्या है, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की, कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसको कब कहेंगे हम सॉलिड, क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज होंगी सॉलिड की। तो सबसे पहले जो सॉलिड होगा, सॉलिड की जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज होगी वो ये होगी कि सॉलिड के पास अपनी फिक्स शेप होगी और फिक्स ही उसकी वॉल्यूम होगी भाई। यानी कि जो आकार होगा और उसका जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगी, वो क्या रहेगी, आपकी फिक्स मिलेगी सॉलिड के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि ये चौक है, इसकी जो शेप है और इसकी जो वॉल्यूम है जो भी है वो फिक्स रहेगी। सी शेप अगर फिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे रख रहे हैं तो भी इसकी शेप है वो फिक्स रहेगी, अगर कहीं बाहर रख दूंगा तो भी इसकी शेप फिक्स रहेगी, अगर मैं इसको यूं दबा रहा हूं तो इसकी शेप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो शेप है वो फिक्स है। अब वॉल्यूम फिक्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए दुकान से कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आ गए 2 लीटर की, ठीक है। अब वो कोल्ड ड्रिंक हमने पी ली। अब कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जो बोतल खाली है, उस खाली बोतल में क्या करेंगे, अगर हमने 2 लीटर अगर हम उसको पानी की भरेंगे तो भी उसके अंदर पानी की जो नेट क्वांटिटी होगी वो 2 लीटर आएगी। अगर हम पेट्रोल डालेंगे तो वो भी उसके अंदर 2 लीटर ही आएगा। तो जो बोतल थी वो थी कितने की, 2 लीटर की तो थी। तो कोल्ड ड्रिंक डाली वो भी 2 लीटर की, वाटर डाला वो भी 2 लीटर आया, उसके अंदर पेट्रोल डाला वो भी 2 लीटर आया। तो कहने का मतलब क्या है कि बोतल की जो शेप थी, ये तो नहीं होना कि पानी डाला था वो छोटी होगी, पेट्रोल डाला था वो बड़ी होगी। तो सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड के अंदर एक प्रॉपर्टीज होती है कुछ, उनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सॉलिड के पास अपनी फिक्स शेप होगी और फिक्स ही उसकी वॉल्यूम होगी। दूसरा, जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं भाई। रिजिडिटी का मतलब क्या है, रिजिडिटी का मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस की एक वो प्रॉपर्टी, वो टेंडेंसी या वो एबिलिटी कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर ले, उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको, अपनी जो शेप है उस शेप को बनाए रखे वो। द टेंडेंसी ऑफ एन सब्सटेंस टू मेंटेन देयर शेप। अगर कोई भी सब्सटेंस है वो अगर अपनी शेप को मेंटेन कर रख रहा है, चाहे आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, तो उस केस में उसको बोलेंगे हम कि वो रिजिड है, उसको बोलते हैं रिजिडिटी, है वो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके बाद एक आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाना, कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत ही कम कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड के अंदर। ये नहीं है कि होगी नहीं, लेकिन बहुत ही कम होती है। और अगर आप ज़्यादा कंप्रेस कराओगे, मैं फिर से इस चाक का एग्जांपल ले रहा हूँ, अब इसको दबा रहा हूँ, इसकी शेप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इससे कंप्रेस नहीं हो रहा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो एक ही काम होगा, ये टूट जाएगा। यानी कि ये नेचर में कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत ही लेस कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ तो टूट जाते हैं। इसका मतलब ये ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सॉलिड के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देते हो तो वो टूट जाता है भाई। तो ये क्या होते हैं, सॉलिड है वो ब्रिटल भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है भाई। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। और स्पेस कम होने का कारण क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं, स्पेस कम होने के कारण क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है भाई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, सॉलिड के अंदर मान लीजिए मेरे पास ये कोई सॉलिड है, ठीक है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है भाई। अब स्पेस कम होने के कारण क्या होगा, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिल सकते भाई। एक जगह से दूसरी जगह अगर मैं इनको वाइब्रेट, ये केवल वाइब्रेट कर सकते हैं अपने मेन पोजीशन से, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है। और स्पेस कम होने के कारण क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि क्लास में एक बेंच के ऊपर अगर 3 बच्चे बैठे हैं, 3 बच्चों का बैठने का बेंच है,
अगर मैं एक चौथा बच्चा यहाँ से और पांचवा बच्चा इस साइड से अगर मैं बिठा रहा हूँ तो क्या वो बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। इसका मतलब क्या हो गया? क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि वहां पे स्पेस ही नहीं है, उनके बीच में कोई खाली जगह ही नहीं है। वही काम यहाँ सॉलिड के अंदर होता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता। स्पेस नहीं होने के कारण क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और स्पेस कम होने के कारण क्या होगा? पार्टिकल्स हम वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। और अगर नहीं जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? पार्टिकल्स अपने एक फिक्स पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। भाई समझ आ गया? ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉलिड की। अब बात आती है कि वाई डू सम सब्सटेंस एग्जिस्ट एज सॉलिड, की केवल कुछ पदार्थ हैं वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करते हैं? इसके दो रीजन है भाई। एक तो आपका इंटरनल फोर्स और दूसरा है थर्मल एनर्जी। इंटरनल फोर्स क्या होता है? इंटरनल फोर्स एक वो फोर्स होता है जो पार्टिकल्स के बीच में लगता है भाई। किसी भी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स के बीच में लगेगा भाई, ठीक है, इंटरनल फोर्स। और वो इंटरनल फोर्स क्या करेगा? पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज रखने की कोशिश करेगा। तो जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, और इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होगा? पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होंगे, और क्लोज होने के कारण क्या होगा भाई? वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस ही नहीं होता उनके बीच में। दूसरी बात थर्मल एनर्जी। अब ये थर्मल एनर्जी क्या होती है? पार्टिकल्स के अंदर जो टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी इकट्ठा होती है भाई, स्टोर होती है, वो एनर्जी कहलाती है थर्मल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड या पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, जो एनर्जी आएगी, वो एनर्जी कहलाएगी आपकी थर्मल एनर्जी। अब ये जो थर्मल एनर्जी है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? कि अगर टेम्परेचर कम होगा, कम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी कम होगी, ठीक है, और ज्यादा टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखो, कम टेम्परेचर होगा, कम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी कम। थर्मल एनर्जी कम का मतलब क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी पार्टिकल्स के बीच। पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी? कम होगी। अब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर कम है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे या वाइब्रेट करेंगे, वो भी बिल्कुल स्लो स्पीड से करेंगे। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे थर्मल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स हैं वो स्पीडली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये दो फैक्टर हैं जिनके कारण कुछ सब्सटेंसेस हैं वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो क्या कि उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? क्यों होगा ज़्यादा? क्योंकि स्पेस कम होता है भाई। और दूसरा उनके पास थर्मल एनर्जी होती है, पार्टिकल्स के बीच में थर्मल एनर्जी होती है। वो थर्मल एनर्जी किसके कारण होती है? टेम्परेचर के कारण। तो ये दो फैक्टर हैं जो काम करते हैं या इस बात को डिसाइड करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब उसके बाद आता भाई क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, सॉलिड को कैसे क्लासिफाई करें। तो देखो दो तरीकों से बांटेंगे हम इसको। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, की जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे कैसे अरेंज कर रखे हैं उस आधार पे बांटेंगे सॉलिड को। और दूसरा बांटेंगे पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं भाई, कि किसी भी कोई भी मैटर है उस मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उस फोर्सेस के आधार पे पार्टिकल्स के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस होता है उसके आधार पे हम अलग अलग पार्टों में बांटेंगे उसको, और पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो दो तरीके से क्लासिफाई किया गया आपके सॉलिड को, एक तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग और दूसरा अरेंजमेंट किया गया इसका पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस के आधार पर। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पे हम सॉलिड को दो पार्टों में, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है हमने। एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है आपका अमोर्फस सॉलिड। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं भाई?
ए टाइप ऑफ सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज इन 3 डायमेंशनल। जो पार्टिकल्स हैं उनका एक रेगुलर पैटर्न, रेगुलर अरेंजमेंट अगर आपको देखने को मिल रहा है किसी भी सॉलिड के अंदर, तो वो अरेंजमेंट कहलाता है आपका, या वो टाइप का सॉलिड कहलाएगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए टाइल्स लगवाने हैं आपको किसी रूम के अंदर, घर के अंदर किसी कमरे में टाइल्स लगवानी है, तो अगर मेरे पास 2 कलर की टाइल है, एक वाइट है एक ब्लैक है, एक वाइट ब्लैक, ठीक है, तो अगर मैं उनको इस टाइप से लगा रहा हूँ कि यहाँ वाइट लगा दूँ, उसके बाद अगली ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, और ये थोड़ी सी दूर में ना हो, बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया के अंदर हो, तो वो उस टाइप का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएंगे भाई। उस टाइप के सॉलिड क्या होगा, देखो एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है कि ब्लैक के बाद व्हाइट आ रही है, व्हाइट के बाद ब्लैक आ रही है। किसी भी डायरेक्शन में आप किसी भी कोने में देखोगे, किसी भी जगह पे देखोगे, आपको केवल वही पैटर्न दिखाई देगा कि ब्लैक के बाद व्हाइट और व्हाइट के बाद ब्लैक, ठीक है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है, उस सॉलिड को बोलेंगे हम। किसी भी सॉलिड के अंदर अगर इस टाइप का अरेंजमेंट है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, तो वो कहलाएगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको एक नाम और देते हैं भाई, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड क्यों बोलते हैं कि एक लंबी रेंज के लिए होगा। ये नहीं है कि थोड़ी सी दूर में यहाँ ब्लैक वाइट लगा दिया हमने, लेकिन उस थोड़ी सी देर के बाद आगे फिर 2-3 वाइट आ गई, एक ब्लैक आ गई, 4-5 वाइट आ गई, फिर एक ब्लैक आ गई, ऐसा नहीं है। एक बहुत ज़्यादा लंबी रेंज तक आपको एक वही पैटर्न देखने को मिलेगा, इसलिए इसका नाम रख दिया वही लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। और क्या प्रॉपर्टी है, एक तो प्रॉपर्टी में पता चला क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल क्या होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के लोग आपको उसका रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा, इनके पास क्या होता है, दे आर आल्सो नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। आपको पता चल गया क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का एक लंबी रेंज के अंदर होगा, थोड़ी सी दूर के लिए नहीं होगा। हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं किसी चीज को गर्म कर रहा हूं और वो चीज 140 डिग्री टेम्परेचर कर दिया मैंने, 141 कर दिया, 42, 43, 44, और जैसे ही मैं 150 पे पहुंचा, जैसे ही टेम्परेचर 150 डिग्री पे पहुंचा, एकदम से वो सॉलिड मेल्ट हो गया भाई, एकदम से वो सॉलिड क्या हो गया, मेल्ट हो गया। तो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इनका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स रहेगा भाई। ये नहीं है कि किसी एक लंबी रेंज के अंदर है कि 150 और 160 के बीच में ये पिघलना स्टार्ट करेगा। मान लीजिए 150 पे पिघलना शुरू करे, 152 पे पिघलना शुरू करे, 160 पे जाके पूरे का पूरा पिघल गया, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, एक फिक्स टेम्परेचर मिलेगा आपको, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स मिलेगा, और उसी टेम्परेचर के ऊपर एकदम से ये पिघल जाएंगे भाई, मेल्ट हो जाएंगे। तो इनके पास क्या होता है भाई, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। शार्प का मतलब यही होता है कि एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर, एक निश्चित पॉइंट के ऊपर ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है शार्प क्लीवेज विद नाइफ। इसका क्या मतलब है कि जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप काटोगे चाकू से, तो जो एजेस मिलेंगे, जो लेयर मिलेंगे, मान लीजिए इसको मैं चाकू से काट रहा हूँ, इस चाक को, तो क्या होगा कि जो 2 टुकड़े मुझे मिलेंगे वो दोनों के दोनों बिल्कुल शार्प होंगे, स्मूथ होंगे, ठीक है। तो जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप किसी भी चाकू की सहायता से काटते हो, तो काटने के बाद जो सरफेसेस आपको मिलेंगे वो बिल्कुल स्मूथ होंगे भाई, रफ नहीं होंगे, स्मूथ होंगे, ठीक है। उसके बाद आता भाई दीज आर एनआइसोट्रोपी इन नेचर। अब ये एनआइसोट्रोपी का मतलब क्या होता है, एनआइसोट्रोपी नेचर का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ये जो सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब हर एक पार्टिकल, हर एक जो सॉलिड होता है उसके पास अपना अलग से कंडक्टिविटी होगी, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग होगा। तो जब हम इनकी बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एनआइसोट्रोपी होते हैं। ये एनआइसोट्रोपी का मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ या उनकी जो कंडक्टिविटी है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर मैं प्रिज्म ले लेता हूँ, एक प्रिज्म ले लिया या डायमंड ले लिया, तो उस डायमंड का अगर मैं उसके नीचे से देख रहा हूँ, अगर प्रिज्म ले रहा हूँ और उसके नीचे वाले सरफेस से देख रहा हूँ, तो वहां से
मुझे कुछ अलग ही पैटर्न दिखाई देगा, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो वहाँ से मुझे कुछ अलग ही पैटर्न दिखाई देगा। यानी उसकी जो कंडक्टिविटी है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हर एक डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी सॉलिड, वो सॉलिड जिसके अंदर अलग अलग डायरेक्शन में वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करे, तो उस नेचर को बोलते हैं, उस टाइप की प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी का मतलब ही यही है कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो डायमंड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक बार फिर से वाइंड करवा देता हूँ कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पे दो पार्टों में डिवाइड कर दिया हमने, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया सॉलिड को, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होगा कि पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा आपको, एक 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। उस टाइप के सॉलिड को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि बहुत लंबी रेंज के अंदर पार्टिकल्स का एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। ये नहीं है थोड़ी सी दूरी के बाद वो पैटर्न खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी एक फिक्स पॉइंट के ऊपर आगे ये सॉलिड है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। शार्प क्लीवेज विद नाइफ, यानी जब आप किसी नाइफ की सहायता से इनको काटते हो तो जो सरफेसेज मिलेंगे वो बिल्कुल स्मूथ मिलेंगे, आपको रफ नहीं मिलेंगे। उसके बाद आता है एनआइसोट्रॉपी होते हैं नेचर के अंदर। एनआइसोट्रॉपी का मतलब क्या था कि जितने भी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगी। ठीक है, एग्जांपल हो गया डायमंड, केसीएल और एनएसीएल, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। उसके बाद आता है आपका अमोर्फस सॉलिड। भाई बिल्कुल इसके अपोजिट चलते हैं भाई। अमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या होगा, यहां तो था आपके पास एक रेगुलर पैटर्न था 3 डायमेंशनल के अंदर, यहां पैटर्न तो 3 डायमेंशनल में होगा लेकिन रेगुलर नहीं होगा। दे डू नॉट हैव रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न ऑफ पार्टिकल या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इनके अंदर पार्टिकल्स का कोई रेगुलर अरेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इनको बोला जाता है सोल्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। सोल्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड क्यों बोला जाता है कि जो अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का वो कुछ दूर तक या कुछ टाइम के लिए तो फिक्स रहेगा, अच्छे से चलेगा, मतलब क्रम वाइज चलेगा, लेकिन उसके बाद वो ऑर्डर इनका डिस्टर्ब हो जाएगा भाई, इसलिए इनको बोला जाता है सोल्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। उसके बाद इनके पास कोई भी शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों नहीं होता, कारण क्या है शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का? देखो मान लीजिए कोई सॉलिड था और वो 150 डिग्री पे पिघलना स्टार्ट कर देता है, और जब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और 160 या 65 पे जाते हैं, 170 पे जाते हैं, वो क्या हो जाएगा भाई, पूरे का पूरा पिघल जाएगा। तो इसकी एक रेंज होगी, 150 पे पिघलना स्टार्ट कर रहा है, 170 पे जाके पूरा पिघल रहा है, फिक्स तो नहीं है ना, एक रेंज होगा कि 150 से और 170 के बीच में ये मेल्ट हो जाएगा। तो इनके पास कोई फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, शार्प नहीं है, फिक्स तो है लेकिन शार्प नहीं है। ठीक है, उसके बाद शार्प क्लीवेज विद नाइफ नहीं होगा, जब आप इनको चाकू से काटोगे तो आपको रफ सरफेसेज मिलेंगे, स्मूथ सरफेसेज नहीं मिलेंगे। ठीक है, और ये होते हैं आइसोट्रोपी। जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं वो नेचर के अंदर आइसोट्रोपी होते हैं। आइसोट्रोपी का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारी की सारी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग थी। यहाँ क्या होगा, आइसोट्रोपी के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉपर्टीज हो, हर एक डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में देखना, हर एक डायरेक्शन में आपको सेम देखने को मिलेगी। ठीक है, एग्जांपल आ गया आपका प्लास्टिक हो गया और ग्लास हो गया। ठीक है, यहां एक चीज और ध्यान रखना भाई, जो ग्लास है ये आपका अमोर्फस सॉलिड है, इसका एक नाम और है भाई, सूडो सॉलिड भी बोला जाता है इसको, सूडो सॉलिड यानी कि नकली सॉलिड, और एक बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। सूडो सॉलिड क्यों बोला जाता है? देखो हमने पढ़ा था कि सॉलिड के अंदर फ्लूइडिटी यानी फ्लो करने का गुण नहीं होता। सॉलिड जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करते। फ्लो करने का मतलब बहने का गुण। ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए रात को मैं मोबाइल अपने
किसी अपने बिल्कुल मतलब चेयर पे या कहीं पे रख के सोया और सुबह वो मोबाइल बह के चला गया, पड़ोसियों का मिला, ऐसा तो नहीं है। यानी सॉलिड के पास फ्लूडिटी का गुण, फ्लो करने का गुण नहीं होता। तो कभी कभार देखा होगा जो लिक्विड होते हैं, इसको सूडो सॉलिड नाम क्यों दिया गया? सूडो सॉलिड नाम इसको इसलिए दे दिया गया क्योंकि लिक्विड, ये जो ग्लास होता है, ग्लास पिघलता है भाई, फ्लो करता है। जब भी आप किसी भी पुरानी ऐतिहासिक किसी इमारत के अंदर जाते हैं तो वहाँ उसकी जो खिड़कियाँ और दरवाजों पे जो शीशे लगे होते हैं, वहाँ क्या होता है कि जो शीशे का ऊपर वाला पार्ट है, मान लीजिए किसी विंडो के ऊपर कोई शीशा लगा हुआ है, अब वो ऊपर से जो शीशा होगा ना वो पतला मिलेगा और नीचे से मोटा मिलेगा। ऐसा नहीं है, बहुत बहुत ही स्लो प्रोसेस है, फ्लूडिटी होती है लेकिन बहुत बहुत ही कम होती है। इसीलिए नाम दिया इनका सूडो सॉलिड। क्यों? क्योंकि जब वो शीशा लगाया गया था उस टाइम पे तो उसकी जो डायमीटर्स थे वो सारे के सारे चारों एजेस बराबर थे, लेकिन 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल निकल गए। अब निकलने के बाद क्या हुआ कि उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो पतला पड़ गया और नीचे वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा थिक यानी कि मोटा हो गया। कारण क्या हो गया कि वो जो आपका ग्लास था उसने बहना स्टार्ट कर दिया, फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। उसके कारण क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ वो जब बह के आया तो ऊपर वाला जो पोर्शन था वो तो पतला पड़ गया और नीचे वाला क्या होगा भाई, मोटा हो गया। इसलिए इसको नाम दिया गया सूडो सॉलिड। नकली सॉलिड है, सॉलिड तो है लेकिन नकली है, क्योंकि सॉलिड के पास तो फ्लो करने का गुण नहीं होता, लेकिन ग्लास के पास होता है लेकिन बहुत ही स्लो, बहुत ही कम होता है। उसके बाद सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा गया इसको? सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए कहा गया क्योंकि इस सॉलिड को इतने कम तापमान पे, बहुत ही लो टेम्परेचर पे कूल कर दिया भाई, ठीक है, और इतना कूल कर दिया कि अब वो बह के नहीं जा रहा, अब वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। उस सॉलिड को इतना कूल कर दिया कि अब वो वैसे का वैसा पड़ा है, मतलब सॉलिड फॉर्म में है वो, ठीक है। इसलिए इसका नाम रख दिया गया सुपर कूल्ड लिक्विड। लिक्विड के पास क्या होता है, बहने का गुण होता है, बहने का गुण होता है तो ग्लास बहता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, इसीलिए सूडो सॉलिड नाम दे दिया। और सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए नाम दिया क्योंकि इसको इतने कम टेम्परेचर के ऊपर, इतने कम तापमान के ऊपर इसको कूल कर दिया कि अब ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये था आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट से हैं भाई, ठीक है। एग्जाम्पल प्लास्टिक और ग्लास लिख लेना। इसके बाद अगली वीडियो में करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल्स, की पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेज होते हैं उसके आधार पर हम सॉलिड को कितने पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है।